पेपर 4 का। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, कोलकाता यूनिवर्सिटी कब व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1938 में व्यवसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो प्रश्न बन गया कि व्यवसायिक निर्देशन की शाखा कब स्थापित हुई, तो 1938, और उनके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री जी.एस. बोस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निर्देशन को परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर श्री सोहनलाल को भी जाता है और श्री जे.के. सैलेन को भी जाता है, यानी दोनों लोग भारत में निर्देशन के क्या करते हैं, परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है दोनों लोगों को। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश में 1942 में कहाँ मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में की गई? दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1942 में कहाँ मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कराई गई। दोस्तों यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख लीजिएगा दोस्तों। भारत में निर्देशन की समस्या है, तो देखिए अप्रशिक्षित शिक्षक भी हैं, एक राष्ट्रभाषा का अभाव भी है। हम भारत में क्या है कि एक राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भी क्या है, एक राजभाषा है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा राष्ट्रभाषा का अभाव अभी तक भी है, जारी है। शिक्षकों पर ज़्यादा कार्य भी है और बेरोजगारी भी है बहुत ज़्यादा, यानी इसके सभी हो जाएंगे दोस्तों, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, राज्य में वन राज्य शैक्षिक एवं व्यवस्था का ब्यूरो की स्थापना की गई, यह किसके सिफारिश पर की गई? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुदालियर शिक्षा आयोग के सिफारिश पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैक्षिक निर्देशन का संबंध स्कूल के प्रत्येक पहलू से है, यह किसका विचार है? दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, टैक्सलर साहब का है, और कथन जरूर आ रहे हैं, कथन को हमें बहुत ध्यान देना है दोस्तों। व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य उचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उससे प्रगति करने का सहायता देना होता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूथ स्ट्राइन। नेक्स्ट, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, तो ध्यान रखिएगा, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता विद्यालयों के उचित समावेशन के लिए भी है, आगामी शिक्षा के संबंधित भी है, और पिछले बालकों के प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी है, और नौकरी में सभी को समान जानकारी और अवसरों की भी है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी को। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का कार्य नहीं है। दोस्तों देखिए, इसमें तथ्यों को एकत्रित करना शैक्षिक निर्देशन का कार्य नहीं है। किसमें? पूर्व प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तब की बात कर रहा है। बाकी विवेकपूर्ण योजना बनाने में सहायता, ये तो सही है, और विद्यार्थियों की शिक्षा के आरंभ में सहायता प्रदान करने के लिए ये भी सही है दोस्तों, लेकिन तथ्यों को एकत्रित करना ये दोस्तों नहीं होगा। और यहाँ पे सभी देख के लोग क्या करेंगे, सभी लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूर्व प्राथमिक की बात करते हैं तो वहाँ हम क्यों तथ्यों को एकत्रित करेंगे, वहाँ पे हम अपने विवेक से काम करेंगे। बच्चों को कैसे हमें शैक्षिक निर्देशन देना है, हम अपने विवेक से ही कर सकते हैं। जैसे हम किसी बिल्ली को दिखाते हैं तो वो 2-3 बार, वो यदि छोटा बहुत पूर्व प्राथमिक से अभी मतलब स्कूल नहीं जा रहा है तो बच्चा, तो हम उसमें क्या करते हैं, 2-4 बार दिखाते हैं और तो बोलने लगता है बिल्ली बिल्ली, कैट कैट बोलने लगता है। तो इसलिए हम अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं दोस्तों। आप माध्यमिक स्तर पर शिक्षा निर्देशन का कार्य है दोस्तों। देखिए माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं ना, तो चुनाव करना, जैसे मॉनिटर चुना जाता है ना स्कूल में, तो कार्यक्रम में का चुनाव करने के लिए ये भी सही है। आगामी शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने के लिए ये भी सही है, और छात्रों की अनुशंसा और भावनाओं को विकसित करने के लिए, यानी ऑल ऑफ दिस इसमें राइट है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है तथा समस्याओं का समाधान करके समायोजन स्थापित करने में मदद दी जाती है, वैसे निर्देशन को हम कह सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, वैसे निर्देशन को हम व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति में कितने पक्ष हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, व्यवहारिक संबंधित दोष हैं, तो व्यवहारिक संबंधित दोष चोरी करना भी है, झूठ बोलना भी है, गाली गलौज करना भी है, यानी सभी हो जाएगा दोस्तों। ये सभी क्या है, व्यवहारिक संबंधित दोष भी हैं दोस्तों। निर्देशन का उपचार का तात्पर्य है, तो व्यक्ति को उसकी समस्याओं को मुक्त करना, व्यक्ति अधिक संतोषजनक एवं सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने की योग्य बनाना, मानसिक एवं संवेगात्मक रचना को सरल बनाना, और इसका हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस। निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग 1908 में किस नाम के व्यक्ति के एक रिपोर्ट में किया गया? दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, फ्रैंक पार्सन के एक रिपोर्ट में किया गया निर्देशन का सबसे पहले उपयोग 1908 में। और ध्यान रखिएगा, निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग 1908 में किया गया, और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो फ्रैंक पार्सन के द्वारा दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। व्यावसायिक निर्देशन की व्याख्या साधारणतः उस सहायता रूप में की जाती है जो छात्रों को किसी व्यवसाय में चुनने, उसके लिए तैयार करने और उसकी गति करने के लिए दी जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने बोला था यह कथन? क्रो एंड क्रो। ये बड़ा कथन है, और थोड़ा सा आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा तो हो ही जाएगा। शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं हैं दोस्तों। शैक्षिक निर्देशन बहुत ही व्यापक प्रतिक्रिया है, और शैक्षिक निर्देशन उसके विषयों का चयन करने में सहायक है, यानी इसकी दोनों विशेषता हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
परामर्श की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करने वाला कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बात कर रहा है सहायता प्राप्त करने वाला। तो सहायता कौन प्राप्त करता है? तो परामर्श प्रार्थी सहायता प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न है दोस्तों। और परामर्श की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाले कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परामर्शदाता। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ सहायता प्राप्त करने वाला है तो प्रार्थी है, और यहाँ सहायता प्रदान करने वाला है तो क्या हो जाएगा? परामर्शदाता हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या परामर्श के लिए आवश्यकता नहीं है? तो देखिए, परामर्शदाता तथा प्रार्थी के बीच अच्छी समझ ये तो जरूरी है परामर्श के लिए। परामर्शदाता एवं प्रार्थी के मनोभाव को समझना ये भी सही है, और परामर्श के लिए शांतिपूर्वक स्थान होना ये भी सही है। परामर्श में किसी विशेष प्रक्रिया का चयन होना ये नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परामर्श का उद्देश्य है तो प्रार्थी को प्रशिक्षित करना, प्रार्थी को ज्ञान प्रदान करना, प्रार्थी को सही दिशा दिखाना, और प्रार्थी को आत्मबोध एवं सामंजस्य की योग्यता का विकास करना, यानी इसके हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज दोस्तों। परामर्श एक डैश प्रक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। परामर्श कैसी प्रक्रिया है? तो त्रिध्रुव प्रक्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक अंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ सलाहकार एक अंग नहीं है, बाकी तीन अंग है, परामर्शदाता, प्रार्थी और लक्ष्य। यहाँ सलाहकार नहीं होगा दोस्तों। परामर्श की सफलता के लिए निम्नलिखित में से किन आधारभूत मान्यता को होना आवश्यक है? तो ध्यान रखिएगा, परामर्शदाता का अत्यधिक शिक्षित होना ये तो जरूरी है। परामर्श के लिए दबाव बनाना क्या है? परामर्श के लिए दबाव बना ये क्या है? गलत है या सही है? ये भी गलत है। और प्रार्थी में केवल तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति करना ये भी गलत है। परामर्श के लिए उचित समस्या तथा स्थान का चयन होना, देखिए ये जब उचित सब चीज चयन हो जाएगा ना तो आसानी से परामर्श क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। इसलिए इसकी आधारभूत मान्यता डी नंबर हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट, मैकडेनियल और सैप्टल के अनुसार परामर्श प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, यानी स्वीकृति का सिद्धांत, लोकतांत्रिक आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत, प्रार्थी के साथ चिंतन करने का सिद्धांत, यानी ये जो है सभी सिद्धांत जो हैं ये मैकडेनियल और सैप्टल के अनुसार है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, परामर्श के सभी विचारधाराएं परामर्श प्रक्रिया के सीखने के तत्वों को विधि मान्यता को मानते हैं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, परामर्श की सभी विचारधाराएं परामर्श प्रक्रिया में सीखने के तत्वों की विधि मान्यता को मानते हैं दोस्तों। तो ये सत्य मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? सत्य मानते हैं। नेक्स्ट, रोजर्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद परामर्श के पदों में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परामर्शदाता नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार नहीं करता। बाकी ये आपका सभी सही है। विलियमसन और डरले के परामर्श प्रक्रिया के कितने पदों में चर्चा की? यानी ये दोनों लोग मिलकर 6 तरह के परामर्श प्रक्रिया के पदों को चर्चा करते हैं। यानी विलियमसन से भी पूछा जाए तो 6, और डरले से भी पूछा जाए तो 6 हो जाएगा। किसी एक का भी नाम लेके पूछा जाए तो 6, यदि दोनों का भी नाम लेके पूछा जाए तो आपको कितने पद बताना है? 6 पद बताना है। परामर्श की प्रक्रिया मुख्य साधन किसने माना गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये पारस्परिक संपर्क को मुख्य साधन माना गया है। नेक्स्ट, डैश परामर्श का महत्वपूर्ण तत्व है? तो पारस्परिक संपर्क, आपसी संबंध, समय तथा स्थान, परस्पर विचारों का आदान प्रदान, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी परस्पर विचारों का आदान प्रदान। परामर्श का कौन सा सिद्धांत अस्तित्ववादी मानववादी परंपरा से उत्पन्न हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यवहारवादी सिद्धांत। परामर्श के लिए सिद्धांत में परामर्श प्रार्थी के अनुभव पर अधिक बल दिया जाता है दोस्तों, किसके? व्यवहारवादी पर। नेक्स्ट आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रभाववर्ती सिद्धांतों का विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अस्तित्ववादी धारणा, द्वितीय व्यक्ति केंद्रित स्वरूप, समग्रतावादी दृष्टिकोण, संबद्धता, यानी सभी हो जाएगा। इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वास्तविकता उपचार पद्धति पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी सिद्धांत परामर्श में मुख्य बल डैश पर देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान पर देते हैं दोस्तों। किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो सोचता है उसी के अनुसार व्यवहार और अनुभव करता है? किस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी के अनुसार। समस्या अन्वेषण किस परामर्श सिद्धांत की अवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थावादी। ठीक है, व्यवस्थावादी सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों? तो 6 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, परामर्श में कौन सा सिद्धांत अस्तित्ववादी मानववादी परंपरा के उत्पन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाववर्ती सिद्धांत।
परामर्श के लिए किस सिद्धांत पर परामर्श प्रार्थी के अनुभव पर अधिक बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रभाववर्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्रभाववर्ती सिद्धांत का विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा संबद्धता। बाकी ये तीनों आपको विशेषता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत वास्तविक उपचार पर आधारित नहीं है दोस्तों? आधारित है दोस्तों। तो देखिए, वास्तविक उपचार के आधारित कौन होगा? व्यवहारवादी, यानी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हमारा। व्यवहारवादी सिद्धांत परामर्श के मुख्य बल डैश पर देते हैं दोस्तों। इसका भी क्या हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा। समस्या अन्वेषण किस परामर्श सिद्धांत की अवस्था है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बोधात्मक। व्यवस्थावादी सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 अवस्थाएं हैं। निर्देशीय परामर्श और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो परामर्शदाता केंद्र और नियोजक परामर्श दोनों के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अनिर्देशीय परामर्श का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो विलियमसन। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? अनिर्देशनीय है, उसके परामर्श के मुख्य प्रवर्तक जो हैं वो विलियमसन है दोस्तों। नेक्स्ट, निर्देशित परामर्श में परामर्शदाता निम्नलिखित में से क्या नहीं करते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रार्थी को अन्य व्यक्तियों का राय प्राप्त करना, ये नहीं करते, समस्या खोज कर देते हैं। लेकिन निर्देश परामर्शदाता निम्नलिखित में से, यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से परामर्शदाता की बात में, तो प्रार्थी और अन्य व्यक्ति को राय को प्राप्त करना दोस्तों। नेक्स्ट, एंड्रयूज तथा बिली के अनुसार निर्देशीय परामर्श के मूलभूत अवधारणा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज, यानी सलाह देने की सक्षमता, परामर्श की बौद्धिक प्रक्रिया, शारीरिक समस्याओं का समाधान में अक्षमता और उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निर्देशित परामर्श के कितने सोपान होते हैं दोस्तों? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 6। कितने? 6। नेक्स्ट आइए, निर्देशित परामर्श के संश्लेषण सोपान में क्या किया जाता है दोस्तों? तो संकलित सामग्री के क्रमबद्ध करना तथा व्यवस्थित करना। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके जो है सोपान जो है संश्लेषण नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए दोस्तों, डैश सोपान के परामर्शदाता प्रार्थी के समायोजन को वांछनीय प्रयास करता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, उपचार जो है ना, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के समावेशन को वांछनीय प्रयास करता है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, डैश सोपान में परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को पुनः घटित होने के संभावनाओं को निपटने में सहायता की जाती है डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण सोपान जो है ना, वह समस्याओं को पुनः घटित होने और संभावनाओं से निपटने के लिए क्या की जाती है दोस्तों। निर्देशित परामर्श में प्रक्रिया का केंद्र बिंदु डैश होता है दोस्तों, तो समस्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? केंद्र बिंदु क्या होगा? समस्या होगा। निर्देशीय परामर्श में प्रयोग की जाने वाली विधियां कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। निम्नलिखित में से क्या निर्देशीय परामर्श के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों? तो देखिए, प्रार्थी को समायोजन और नई समस्याओं का समाधान करने में अयोग्य होता है। यहाँ निगेटिव कमेंट देखने को मिल रहा है जो सत्य नहीं है। यहाँ उत्तम और प्रभावी निर्देशन नहीं, ये गलत है ना। ठीक है, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि का दूसरा नाम क्या होगा दोस्तों? तो इसका ध्यान रखिएगा, व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है ना, तो इसका दूसरा नाम आप जान ही गए और पूछा भी जा रहा है। व्यक्तिगत इतिहास में व्यक्ति का विगत इतिहास और वर्तमान स्थिति सम्मिलित रहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः छात्र को गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास तक सीमित है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो क्रो एंड क्रो का। व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि के गुण है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सभी। ठीक है, वैध परिकल्पना की रचना का उपयोगी, संबंधित इकाइयों एवं अतीत का सचिव चित्रण और अमूर्त सामाजिक व्यवहार अध्ययन करने में, यानी सभी हो जाएंगे दोस्तों। संचित अभिलेख पत्र का अर्थ है दोस्तों वैसे अभिलेख पत्र जिसमें छात्रों को व्यक्तिगत पूर्ण विस्तृत एवं पनपता चित्र दर्शाता हो, यह होता है दोस्तों क्या? संचित अभिलेख पत्र का अर्थ। संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि को एकत्रित की गई सूचना होती है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो मूरे थॉमसन का। परीक्षा प्रश्नावली अवलोकन साक्षात्कार आदि विधि के द्वारा प्राप्त सूचना सारांश रूप संचयी अभिलेख पत्र इकट्ठी की जाती है। ये किसका कथन है दोस्तों? जेन वार्ड्स को। संचित अभिलेख की विशेषता है दोस्तों, तो इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए, साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ है दोस्तों, तो दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य के प्रति हेतु आपसी वार्तालाप, दो व्यक्ति किसी उद्देश्य के प्रति हेतु आपसी वार्तालाप नहीं, दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य के प्रति आपसी लिखा पढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी हैं प्रविधि का अर्थ। नेक्स्ट आइए दोस्तों, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्ति के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र नाथ बसु जी का। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कथन से मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कथन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सा टॉप लेवल के आ रहे हैं और थोड़ा सा जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं वो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा।
वह सभी रेटिंग विधि जिनमें वर्ग निर्णय होते हैं सिद्धांत एक रूप से डैश मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है गिलफोर्ड साहब का कथन है दोस्तों। किसी प्रयोग से व्यक्तित्व या चरित्र के विभिन्न पहलुओं को मापन करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा सी, यानी रेटिंग स्केल और निर्धारण मापी। निर्धारण मापी के प्रकार है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, भूमिका के आधार पर साक्षात्कार के 4 प्रकार हैं, वह कौन कौन है दोस्तों? तो इसके हो जाएंगे निर्देशित साक्षात्कार, अनिर्देशित साक्षात्कार, केंद्रीय और पुनरावृत्ति, यानी सभी हो जाएंगे दोस्तों। अनिर्देशित साक्षात्कार की सीमाएं हैं दोस्तों, तो इसके हो जाएंगे डी, यानी उत्तरदाता पर निर्भर रहना पड़ता है। उत्तरदाता वही होता है जो उत्तर देता है और पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है दोस्तों, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निरीक्षण वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ एवं सर्वश्रेष्ठ विधि है। इन विधियों के कानों और आवाज़ की अपेक्षा आँखों का उपयोग किया जाता है। यह क्या है कथन? किसका कथन है? मोशर साहब का। इन्होंने ये कहते हैं कि वैज्ञानिक निरीक्षण विधि जो है उसमें जो कान की आवाज़ से नहीं आँखों का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो यह कथन जो है मोशर साहब का है दोस्तों। निरीक्षण को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अवलोकन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों का एक तालिका है। यह कथन किसका है? बोगार्ट साहब का है। प्रविधियों की गुणात्मक प्रविधि है दोस्तों, तो प्रश्नावली प्रविधि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निर्देशन में सेवा का भाग लेने वाले कर्मचारी को 2 वर्गों में रखा गया, वह कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा विशेष कर्मचारी और सामान्य कर्मचारी, यानी दोनों हो जाएगा दोस्तों। निर्देशन सेवाओं को विशेष कर्मचारी नहीं है, तो इसका हो जाएगा अभिभावक विशेष कर्मचारी नहीं है, बाकी आपके विशेष कर्मचारी हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास हेतु अनुकूलन परिस्थिति की व्यवस्था करना ही यह इस निर्देशन की भूमिका है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अध्यापक के निर्देशन का। कमजोर, शर्मीले, अंतर्मुखी विद्यार्थी को सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने के लिए निर्देशन की भूमिका महत्वपूर्ण है, यह वार्डनर जी की भूमिका है। पोलियोग्रस्त, पतले, अत्यधिक लंबे सिर वाले बच्चे को हम कह सकते हैं दोस्तों, तो विशिष्ट बच्चा उनको हम कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि जो है 85 से कम है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर्ट साहब ने कहा था ये। और देखिएगा ये विशिष्ट बालक का जो है यूपी टेट जो ये बालक है ना, पिछड़े वाले बालक, ये सब जो है हो सकता है यूपी टेट के क्वेश्चन के लेवल भी आ सकते हैं दोस्तों। विशिष्ट बालकों का निर्देशन हम कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा विशिष्ट बालकों की व्यवस्था करके, विशिष्ट अध्यापकों की व्यवस्था करके और विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम उनको क्या करते हैं? निर्देशन कर सकते हैं दोस्तों। निर्देशन प्रक्रिया की शारीरिक शिक्षक का कार्य नहीं है दोस्तों। क्या कार्य नहीं है? तो सर्वांगीण विकास करना। किलफोर्ड और एरिक्सन के अनुसार परामर्शदाता की भूमिका नहीं है, तो दोस्तों समस्या पैदा करने की भूमिका नहीं है, बाकी नेता की भूमिका है शोध कार्य में मदद, सही है, और आंकड़ों को एकत्रित करना भी है दोस्तों। प्रधानाचार्य के निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्व है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। विशिष्ट बालकों को निर्देशन एवं परामर्श की क्या सावधानियां रखनी चाहिए दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। परामर्शदाता की उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा है, उनमें से एक नहीं है दोस्तों, तो सुंदर व्यक्ति नहीं होगा दोस्तों, बाकी ये आपके ये 3 जरूरी हैं, अनुभव, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत योग्यता। एडियो और बिल्ली के परामर्शदाता की योग्यता के बारे में सूची तैयार की, उनमें से एक नहीं है दोस्तों, तो सुंदर दिखना नहीं है, आपकी आत्मविश्वास है, मैत्री भाव है, नेतृत्व योग्यता है, सुंदर दिखना नहीं है दोस्तों। जिन परामर्शदाताओं को स्वयं कार्यों का अनुभव होता है उन्हें छात्रों के प्रति अधिक सहानुभूति होती है, किन का विचार था दोस्तों? तो ये हार्डी साहब का विचार था दोस्तों। ब्लूम और बेलिस्की के अनुसार परामर्शदाता के कार्य हैं दोस्तों, तो इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों, सभी हो जाएंगे। क्रो के अनुसार परामर्शदाता के कितने कार्य हैं दोस्तों? तो क्रो के अनुसार परामर्शदाता के 30 से अधिक कार्य हैं। निर्देशन का सिद्धांत पुस्तक किसकी है? निर्देशन की सिद्धांत पुस्तक साल्टल साहब का है। और एसटी फ्लोर और एसटी वर्क अनुसार परामर्शदाता की विशेषताएं हैं दोस्तों, तो इसका हो जाएगा वैदिक बौद्धिक योग्यता, स्वीकृति, नैतिक व्यवहार, और ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज दोस्तों। केलर के अनुसार परामर्शदाता के गुण हैं, तो ये भी हो जाएगा ऑल ऑफ दोज, यानी स्मृति, सामान्य ज्ञान, गहरा विशिष्ट ज्ञान और अच्छी आधार बुद्धि। कैरियर मास्टर के रूप में परामर्शदाता के कार्य की भूमिका है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आइए दोस्तों, क्रुक्सैक के अनुसार बालकों के शारीरिक क्षेत्र के आधार पर पृथक किया गया है, वो कौन कौन से? तो बाह्य अपंगता और आंतरिक अपंगता। क्रुक्सैक के अनुसार विशिष्ट बालकों को मानसिक क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है, उनमें से एक नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा डी नंबर नहीं है, यानी कौन सा? ए और डी, प्रतिभा संपन्न नहीं है और मंदबुद्धि नहीं है। इन्होंने क्या? बाह्य अपंगता और आंतरिक अपंगता पर इन्होंने डिवाइड किया था।
व्यक्तिगत संतुलन क्षेत्र की पृथकता कहलाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा ए और सी, यानी आपको मंदबुद्धि सॉरी आपको क्या छोड़ के, मंदबुद्धि छोड़ के बाकी ये सही है, ए और सी। विकलांगों का शैक्षिक व्यवस्था 1990 किस समिति के सुझाव पर आया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा राम मूर्ति समिति के आया। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार परिवर्तन करता है। यह कथन किसका है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा गेट्स साहब का है। समायोजन को हम कह सकते हैं दोस्तों, समायोजन को हम एक स्थिति और प्रक्रिया के घोतक भी कह सकते हैं और संतुलित दशा भी कह सकते हैं, यानी दोनों हो जाएगा दोस्तों। मॉल एडजस्टेड चिल्ड्रेन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कुसमायोजित बालकों के नाम से जाना जाता है। 1992 के स्पार्क के अनुसार समस्यात्मक बालक के प्रकार थे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दोस, यानी सभी। प्रतिभा संपन्न बालकों को भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ज्ञान, बोध, आत्मानुभूति और आज्ञा का उल्लंघन। समस्यात्मक बालकों का निर्देशन हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ई उचित लालन पालन करके, प्रोत्साहन करके, अच्छे पारिवारिक संबंध को वातावरण बनाकर और चारित्रिक विकास करके, यानी सभी हो जाएगा दोस्तों। और कल हम आप लोगों के लिए बुद्धि लब्धि पर क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है, और साथ में आपको व्यक्तिगत परीक्षण के भी क्वेश्चन आपको देंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।